नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर प्रयास आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लासेज में हम लोग पैलियोलिथिक अथवा पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे। आगे है मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड की स्टार्टिंग होती है करीब 10,000 BC से, अप्रॉक्स 10,000 BC से, और ये चलता है 4 or 3,000 BC तक। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है इस दौरान मनुष्यों ने क्या उपलब्धियां हासिल की, अर्थात आगे के क्रम में जो टारगेट ये है कि पहली बार गांव कैसे बसे, पहली बार आरंभिक बस्तियों का बसाव कैसे हुआ, इस क्रम में यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से चेंजेज आ रहे हैं। पिछले पीरियड में अर्थात पैलियोलिथिक में हम लोगों ने ये देखा कि भी मानो इंडिविजुअल लाइफ जी रहा है, एकाकी लाइफ है, कोई ग्रुप सिस्टम या सामुदायिक जीवन की स्टार्टिंग नहीं हो पाई है। इस यहाँ पर क्या होता है ये देखना है। देखो, पहली बात तो ये है, औजारों से शुरू करते हैं। पाषाण काल है तो पत्थर के औजारों के आधार पर इतिहास लिखा गया और उन्हीं औजारों से ही स्टार्ट भी करते हैं। पत्थर के औजारों से इतिहास इसका भी बनता है। यहाँ पर पत्थर के औजार हैं, लेकिन एक परिवर्तन आता है और वो है पत्थर के साथ साथ, स्टोन के साथ साथ बोन। स्टोन के साथ साथ बोन यानी पत्थर के औजारों के साथ साथ हड्डियों के औजार भी मिलते हैं। पहली बार औजारों में कंफर्टेबिलिटी लाने के लिए यह खोज की गई। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में स्टोन इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ बोन इंस्ट्रूमेंट है। बोन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहली बार जानकारी हमको मिलती है इलाहाबाद के पास स्थित प्रतापगढ़ जिले में, जिले के गांव सराय नाहर राय और महदहा, यहाँ से हमें बोन इंस्ट्रूमेंट्स के साक्ष्य मिलते हैं, हड्डियों के औजारों के साक्ष्य मिलते हैं। सराय नाहर राय से हिरण की हड्डियों के औजार हैं, और महदहा से हिरण श्रृंग के छल्ले हैं। तो ये पत्थर के औजारों के साथ साथ हड्डियों के औजार आए। देखना यह है कि पहले वाले काल में पैलियोलिथिक में पत्थर के औजारों में जो परिवर्तन है, जिसको हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मोटे भद्दे बेडौल औजार, फिर उसके बाद में फ्लेक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड औजार हैं, फिर इसके बाद ब्लेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड औजार हैं। यहाँ पर कैसे औजार हैं पत्थर के, जिनके आधार पर ये मध्य पाषाण काल की कल्पना की गई है। एक्चुअली मध्य पाषाण काल की जो कल्पना है ये 1867 में सीएल कार्लाइल के द्वारा की गई है। इन 1867 सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से कुछ पाषाणोपकरण प्राप्त किए, जो अति सूक्ष्म थे, माइक्रो, और इन्हीं पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथिक कहा गया। और यही माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी मध्य पाषाण काल को एक्सिस्टेंस में लाने का जो आधार है, का जो कारक है, वो है माइक्रोलिथिक। ये माइक्रोलिथिक बाणाग्र के रूप में थे, तीरों के जो अगले हिस्से होते हैं ना, बाणाग्र, एरोहेड, उस रूप में थे, जो तिकोने भी थे और नवचंद्राकार अर्थात लूनेट शेप्ड भी थे। मतलब ट्रायंगुलर भी थे और लूनेट शेप्ड भी थे, यानी तिकोने और नवचंद्राकार भी थे। तो ये पत्थर के औजारों की नई विशेषता थी, नई बदलाव थी जो इस पीरियड में आई। इसके बाद हड्डियों के औजार आ गए। हड्डियों के औजार में हिरण के हड्डियों के औजार प्रारंभ में मिले, हिरण के हड्डियों के औजार ही मिले हैं, और हिरण श्रृंग के छल्ले मिले। हिरण की जो सिंग होती है ना, छल्लेदार, जो घरों में अपने डेकोरेशन के लिए भी लोग आजकल बनावटी यानी आर्टिफिशियल भी लगा लेते हैं। एक्चुअली
तो उस समय इस जो श्रृंग के छल्ले हैं, सींग के छल्ले हैं, सींग है हिरण की, ये इसको इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में भी लोग यूज कर लेते थे। तो यहाँ से सराय नाहरराह और महादाह से ये मिले हैं। दूसरी बात, हड्डियों के औजारों के बाद यहाँ पर पहली बार इस पीरियड में मध्य पाषाण काल में पशुपालन, पहली बार पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री का पता चला है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये लोग पशुपालन पालने लगे अब फर्स्ट टाइम। यानी कि पहले तो शिकार करो खाओ, और अब पहले पालो खिलाओ फिर खाओ, तो पशुपालन। और पहला पाला गया पशु कुत्ता था, फर्स्ट पेट वॉज डॉग, इसके बाद बकरी, इसके बाद भेड़, फिर इसके बाद चौथे नंबर जो है चौथे पर लगा दीजिए, शुरुआत के 3 यही हैं। ये प्रथम पाले गए पशु थे। और पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं इस पीरियड में, राजस्थान के बागौर में, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो एक कदम इन लोगों ने आगे बढ़ा इस्टेब्लिशमेंट के फील्ड में कि पशुपालन यानी की प्रक्रिया शुरू कर दी। पशुपालन एक इकोनॉमिक प्रक्रिया है यार, पशुपालन इकोनॉमिक प्रक्रिया है। तो इकोनॉमिक की स्टार्टिंग पहली बार कुछ अर्थव्यवस्था की, अगर थोड़ी बहुत भी अर्थव्यवस्था कल्पना करें तो ये लोग क्या करते थे, पशुपालन की शुरुआत करते। ठीक है, इसके बाद आ जाए आवास के फील्ड में, रेजिडेंस। पहली बार प्राकृतिक आवासों से हटके, प्राकृतिक आवासों को छोड़ करके मध्य पाषाणकालीन मानवों ने खुद से आवास बनाए, खुद से आवास बनाए, मतलब आवास निर्मित किया। नहीं तो इसके पहले तो निर्माण कार्य नहीं जानते थे। प्राकृतिक आवास नदियों के किनारे, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, ठीक है, यही इनका आवास था, कुछ बनाना नहीं जानते थे। पहली बार आवास बनाए, और ये जो आवास बना ये स्तंभ गर्त के रूप में जाना जाता है। पहली बार जो आवास निर्माण किए वो स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त, इसको तो पिलर पिट्स, स्तंभ गर्त। कैसे? अब जैसे कि भाई बनाए कैसे, वो आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली है क्या कि सबसे पहले पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, भीमबेटकी की गुफा वगैरह, कई जो शैलाश्रय के रूप में है, स्टोन शेल्टर्स के रूप में प्राप्त हुए हैं, अवशेषों के रूप में यहाँ भी प्राप्त हुए, इस काल में भी प्राप्त हुए हैं शेल्टर्स के रूप में। तो गुफाओं में क्या है कि पहाड़ सीधे सीधे होते और उसमें ऐसे गुफा बनी होती, जाके घुस के बैठ जाते थे। अब जिन कारणों से भी ये मैदानी भागों में जब ये गए, जब ये गंगा घाटी में गए, इधर इलाहाबाद और ये प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में, मिर्जापुर वाले, इधर उतरे, पहाड़ों से नीचे उतरे, विंध्याचल की पहाड़ों से नीचे उतरे एक्चुअली, तब आवास की जो समस्या आई इनके पास। तो अब क्या करें, पहाड़ तो है नहीं यहाँ पर, तो पहाड़ जैसे गुफा बनाने की कोशिश किया पृथ्वी में, यानी पृथ्वी को ऐसे गड्ढा बना दिया, और यहाँ पर नीचे स्तंभों का प्रयोग करके ऊपर घास फूस इत्यादि वेस्टेज से इसको ढक दिया, अर्थात छा दिया, कवर कर दिया। ये एक तरफ से निकलने का, आने जाने का रास्ता। अब ये हो गया पिलर पिट्स यानी स्तंभ गर्त। इसके प्रमाण मिले, इसके प्रमाण सामान्यतः वही सराय नाहरराह और महादाह से मिले हैं। तो सराय नाहरराह और महादाह यहाँ से स्तंभ गर्तों के प्रमाण मिले हैं, जो इनके आवास के रूप में जिन्होंने खुद बनाए। ये एक उपलब्धि है इस क्षेत्र में, इस कार्य के लिए। तो पशुपालन, स्तंभ गर्त, ये हड्डी के औजार,
इस काल की माइक्रोलिथिक इस काल की विशेष विशेषता रही है। और स्तंभ गर्तों से अनुमान लगाया जाता है कि शायद अब मनुष्य ने सामुदायिक जीवन प्रारंभ कर दिया, यानी इंडिविजुअल लाइफ जो पैलियोलिथिक एज में जी रहे थे, एकाकी जीवन जी रहे थे, अकेले अकेले, संस्कृति की तो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन ज़बरदस्ती अगर कहें कल्चर तो फिर अकेले का कल्चर है, किसी समुदाय का कल्चर नहीं है। इस क्रम में ये आगे बढ़े और पहली बार मध्य पाषाण काल में सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। सामुदायिक जीवन, ग्रुप बने, समूह बने, ग्रुप बने, परिवारवाद आया, परिवारों का समूह बना, पहली बार समूह, सामुदायिक जीवन का प्रारंभ हुआ। बाकी संस्कृति के क्षेत्र में देखें, कल्चर में क्या पढ़ते तो काफ़ी कुछ सेम रही, जैसे कि अग्नि को जानते थे लेकिन प्रयोग करना नहीं जानते थे, वो वहाँ भी था, यहाँ भी है। उत्पादन के नाम पर, प्रोडक्शन के नाम पर अभी कुछ नहीं कर सकते थे, टोटल प्रकृति पर निर्भर थे, नेचर पर डिपेंड थे, वहाँ भी थे और यहाँ भी हैं। ठीक है, कुल मिला के एक सामूहिक व्यवस्था आई, लोग समूह में रहने लगे, परिवारवाद आया है, सामुदायिक जीवन का शुरू हुआ है और अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ कंफर्टेबल बनाया, जैसे कि पशुपालन, डेली शिकार से आजीविका करके पशुपालन से भी ये कार्य प्रारंभ हुआ। स्तंभगर्त जीवन को थोड़ा सा आसान बनाया। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में ये हुआ, ये परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन को आगे लेकर के चलते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल में। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के कुछ जो नए स्थल है, जो नए साइट्स हैं, जनरली हमने बोल दिया है, बता दिया है, एक बार कहिए फिर रिपीट कर दें। जैसे कि बागौर, चलिए कर ही देते हैं, बागौर, आदमगढ़, सराय नाहर राय, महदहा, बीरभानपुर, कुचाई, नाम नहीं लिया है इसका, लेकिन ये भी कुछ ऐसे ही व्यवस्था रखते हैं, कुचाई। ठीक, दक्षिण में जाए तमिलनाडु में तो पयम, ये क्या कहते हैं, टेरी समूह, कुछ साइट्स हैं जहाँ से ये इनके साक्ष्य मिलते हैं। विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र में मुरैहना पहाड़, ठीक, तो ये सब मध्य पाषाण काल के साइट से, जहाँ से मध्य पाषाण काल के लिए जानकारी मिलती है, यहाँ की संस्कृति के लिए जानकारी मिलती है, इतिहास के लिए जानकारी मिलती है। इस परिवर्तन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पहुँचते हैं नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड, करीब करीब 7000 BC से स्टार्ट होता है, 2 और 3000 BC तक ड्यूरेशन है। ये कहा जाता है कि जैसे 7000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 7000 ईसा पूर्व में चल क्या रहा है, मध्य पाषाण काल, तो ये कहा जाता है कि 7000 ईसा पूर्व से ही नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल के साथ साथ अर्थात पैरेलल चलना शुरू कर दिया अथवा शुरू हो गया। कैसे? जैसे कि मध्य नवपाषाण काल की क्या विशेष विशेषता क्या है, मध्य पाषाण काल की विशेष विशेषता वो आंसर है जिस आंसर की तलाश में हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी पढ़ने की। कहाँ से? पैलियोलिथिक से, पुरा पाषाण काल से। क्या? आधुनिक बस्तियों का बसाव। तो पहली बार नवपाषाण काल में आधुनिक बस्तियां बसी, पहली बार गांव बसे। गांव अथवा बस्तियां पहली बार बसे। जो समूह बने थे मध्य पाषाण काल में, यहां पर समूहों का समूह बना, समूहों का समूह
बना। चला कैसे? आजीविका कैसे चली? मतलब आजीविका से तात्पर्य है इनके जीवन में अस्थायित्व आ गया। अस्थायित्व, जो नहीं क्या कहते हैं, वेंडरिंग, भटकते थे इधर उधर इन सर्च ऑफ फूड एंड अदर नीड्स, वो बंद हो गया। और इनके जीवन में अस्थायित्व, कहने का मतलब है कि इनकी जो बेसिक ज़रूरतें थी, इनिशियल नीड्स थी, उसके बारे में, उसके लिए अब ये कुछ प्रोडक्शन सीख गए। तो इनिशियल नीड्स में क्या आता है? प्रोडक्शंस में एग्रीकल्चर। और क्या आएगा? इनके जीवन में अस्थायित्व आ गया, ऐसा कहा जा सकता है। तो क्या क्या ऐसा? सबसे पहली बात और सबसे पहला क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये क्वेश्चंस के रूप में आता भी है कि नौ पाषाणकालीन परिवर्तनों को क्रांति कहा जाता है। द चेंज ऑफ न्यूलिथिक पीरियड इज द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स एब्सोल्युटली चेंज, आमूलचूल परिवर्तन। और वो आमूलचूल परिवर्तन यहाँ हुआ है। पहली बार गांव बस गए, इसके पहले गांव बसने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। जिस प्रकार से लोग रह रहे थे उस हिसाब से तो देखा जाए तो क्रांति है। अब वो क्रांति में कौन कौन से चेंज हुए हैं, कैसे इसको आप क्रांति कह सकते हैं, मूलचूल परिवर्तन कह सकते हैं, कैसे इनके जीवन को अस्थायित्व का स्वरूप आप दे सकते हैं कि इनका जीवन में अस्थायित्व आ गया। उसमें जो पहली उपलब्धि है इनकी, जो पहला अचीवमेंट्स है, वो है एग्रीकल्चर। फर्स्ट टाइम कृषि, फर्स्ट टाइम कृषि, एग्रीकल्चर नवपाषाण काल में आया। यानी नवपाषाणकालीन लोगों ने खेती करना जान लिया। पहला प्रमाण इसका मिलता है एग्रीकल्चर का करीब 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से। करीब 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से इसका पहला प्रमाण मिलता है, फर्स्ट एविडेंस मिलता है। सबसे पहले यहां से जौ के प्रमाण मिलते हैं, बार्ले। सबसे पहले यहां से जौ के प्रमाण मिलते हैं, बार्ले, और इसके बाद फिर गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन इस रूप में, तो पहले गेहूं या पहले जौ? पहले जौ। 7000 BC में। और भारत में एग्रीकल्चर का ये प्राचीनतम, द ओल्डेस्ट एविडेंस है। इसके बाद करीब 6500 ईसा पूर्व में, 6500 BC में, इलाहाबाद के पास स्थित कोल्डेहवा से धान के प्रमाण मिले हैं, पैडी, धान के प्रमाण मिले हैं 6500 BC। ऐसा कहा जाता था प्रारंभ में, कहा जाता क्या? कहा जाता है कि भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी यह चावल का प्राचीनतम प्रमाण है। विश्व को चावल भारत ने दिया 6500 BC में, कोल्डेहवा से जो चावल का प्रमाण मिला यहां से। अब एक नई रिसर्च कहती है, हालांकि ठीक है क्वेश्चंस भी इस पर आ रहा है, आता है, बहुत एनसीईआरटी ने प्रमाणित नहीं किया, कर देगी ये भी। वो मामला ये है कि करीब 8000 अथवा 7500 ईसा पूर्व में इलाहाबाद के पास ही एक स्थल है लहुरा देव, और ऐसा कहा जाता है कि लहुरा देव में करीब 8000 अथवा 7500 ईसा पूर्व में, 7500 भी लिख देते हैं, 7500 अथवा 8000 ईसा पूर्व में लहुरा देव से चावल अथवा धान के प्रमाण मिले। तो ऐसे में जो कृषि के साक्ष्य हैं, अगर ये कंप्लीट राइट है तो फिर सबसे पहले तो चावल के प्रमाण मिले इलाहाबाद के पास से। लेकिन ये उसी कंडीशन में सही है जब ये कहा जाए कि नई खोज के अनुसार, नई सर्च के अनुसार, नई रिसर्च के अनुसार। बाकी प्रॉपरली तो यही है। तो ये इस तरीके से नवपाषाण काल में कृषि का आगमन हुआ। 7000 ईसा पूर्व में गेहूं अथवा जौ अथवा गेहूं का आगमन हुआ। हालांकि ये भारत में प्राचीनतम गेहूं अथवा जौ का प्रमाण है, लेकिन विश्व में जौ अथवा गेहूं का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो ये भारत में है। लेकिन अगर विश्व की बात करो तो 12500 ईसा पूर्व में मिस्र के वाडा कुबानिया से, मिस्र का एक स्थल है वाडा
कुब्बानिया, यहाँ से जौ तथा गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण मिला। जौ तथा गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण, यह विश्व में अनाज का जौ अथवा गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण है। जबकि धान के मामले में, चावल के मामले में तो भारत ही इसका विश्व में भी प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पहली बार एग्रीकल्चर आ गया जो इनके जीवन में अस्थायित्व लाने के लिए एक जिम्मेदार कारक है यार, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ध्यान रहे। दूसरी बात, पाषाण काल है ही, क्योंकि पत्थर के औजारों से ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन चेंजेस क्या आ रहे हैं? पहली बार मध्य पाषाण काल में पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार है। यहां पर अच्छा, हड्डियों को बहुत प्रमोट नहीं किया लोगों ने, लेकिन इसके बाद जो नई उपलब्धि है वो धातुओं, मेटल्स का यूज हुआ। तो नव पाषाण काल में पहली बार धातु यानी मेटल, मध्य पाषाण काल में पहली बार धातु अथवा मेटल का प्रयोग हुआ है। और पहली प्रयोग की गई धातु थी, फर्स्ट मेटल वाज कॉपर। पहली प्रयोग की गई धातु थी कॉपर अथवा तो तांबा, ठीक है। इसी काल में पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। कुम्हार के चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए, कुम्हार के चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए, पोट्रीज, और उन्हें आवे में पकाया भी गया। पहली पोट्री जो बनी वो लाल रंग की बनी, रेड कलर्ड पोट्री। जो फर्स्ट पोट्री थी वो रेड कलर्ड पोट्री थी, लाल रंग की पोट्री यानी लाल रंग के मृदभांड लाए गए। तो लाल रंग के मृदभांडों का संबंध किससे है? तांबे की खोज से है, ये भी एक रिलेशन समझ लीजिए। और कालखंड से अगर संबंध स्थापित करना चाहें तो किससे है? नव पाषाण काल, लिथिक एज से है। और सामाजिक परिवर्तन अथवा सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो आरंभिक बस्तियों के बसाव से इसका संबंध है। तो ये लाल मृदभांडों का संबंध नव पाषाण काल से है, आरंभिक बस्तियों के बसाव से है, तांबे के आविष्कार से, तांबे की खोज से है, इतनी चीज़ों से इसका रिलेशन, इसका संबंध, ये सब प्रश्न के रूप में मिल सकते हैं। इसके बाद निर्माण के क्षेत्र में, आवास निर्माण के क्षेत्र में पहली बार गर्त आवास, पिट्स रेजिडेंस, गर्त आवास का पता चला। कश्मीर से, कश्मीर के बुरझोम से और गुफकराल से गर्त आवास का पता चलता है। बुरझोम कश्मीर श्रीनगर से करीब 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, हाँ 16 किलोमीटर दूर है, और गुफकराल जो है 41 किलोमीटर दूर है। तो गर्त आवास के प्रमाण मिले। कुल मिलाकर के निवास के लिए भी, रेजिडेंस के लिए भी ये लोग अब सक्षम हो गए, यानी रेजिडेंस का भी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। तो पहिए का आविष्कार, कॉपर का यूज, मृदभांडों का यूज, एग्रीकल्चर, पशुपालन है ही, जो प्रारंभ शुरू हो गया वो तो फिर चलता रहेगा। तो पशुपालन और इन सारे परिवर्तनों से इन लोगों के जीवन में, नव पाषाणकालीन लोगों के लाइफ में अस्थायित्व यानी इस्टेब्लिशमेंट आ गया, और पहली बार गांव बस गए, पहली बार बस्तियों का बसाव संभव हुआ। तो इस तरीके से एक जो कल्चर फॉर्मेशन की चर्चा हो रही थी कि भारत इतिहास संस्कृतियों का अध्ययन है, सभ्यताओं का अध्ययन है, और संस्कृतियों की शुरुआत कब से हुई तो पता चला प्रमाण मिले तब से हुई, और वो प्रमाण जब से मिले तब से कोई संस्कृति नहीं थी, तो फिर संस्कृति पहली बार बनी कैसे, इस पर चर्चा हुई। तब उस प्रमाणों के आधार पर जो इतिहास के बारे में जानकारी सामने आई वो पाषाण काल से आई, और पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में हम लोगों ने इन परिवर्तनों को पढ़ा, और इन परिवर्तनों में एकाकी जीवन से प्रारंभ करके इनकी
इंडिविजुअल लाइफ से शुरुआत करके और गाँवों के बसाव तक की चेंजेस को, इनकी उपलब्धियों को बिना कुछ अचीवमेंट से शुरुआत करके फिर एक बड़ी अचीवमेंट तक, यानी अस्थायित्व जीवन में अस्थायित्व प्राप्त होने तक का अध्ययन एक प्रोसेस के रूप में किया गया। और एक प्रश्न के सॉल्यूशंस पर हम लोगों ने ध्यान दिया, और वो प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार से है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक टाउनशिप। बेसिक टाउनशिप, ठीक है, बेसिक टाउनशिप की प्रक्रिया, ये तो परिवर्तन जैसे स्टेप बाय स्टेप इनके अस्थायी जीवन में अस्थायित्व लाने के लिए जो चेंजेस आते रहे हैं और फाइनली जब हो गए हैं तो फिर टाउनशिप, और यही इसका प्रोसेस था और यही अध्ययन का मूल केंद्र बिंदु था। इसमें बुरझोम है, गुफ कराल है, मेहरगढ़ है, कुलडीहवा है, विंध्य क्षेत्र है, फिर दक्षिण भारत के भी कई स्थल हैं जो यहाँ के साइट हैं, जैसे कर्नाटक, संगनकल्लू, कुड्डपकल्लू, ठीक है, और ब्रह्मगिरी, मास्की, ये सब यहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं। आंध्र प्रदेश से भी इसके प्रमाण, उत्तनूर, पल ओए, नागार्जुनी कुंड, ठीक है, ये, और ये जो टेरी समूह, पैमपल्ली एंड टेरी समूह तमिलनाडु देखा है, ये मध्य नवपाषाण कालीन भी स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ ये नवपाषाण कालीन साइट्स मिले हैं देखने को। परिवर्तनों के लक्षण के साक्ष्य मिले हैं, जिसका अध्ययन करके इस कालखंड को पूर्णता दी जाती है, यानी पहली बार बस्तियाँ अथवा गांव बसा दिए जाते हैं। आज का अध्ययन यहीं तक, इसके बाद आगे की चर्चा हम लोग फिर करेंगे, लेकिन आज यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद।